साथियों नमस्कार। अपेक्षा करता हूं कि आपको हमारी जो जीएस एडवांस कोर्स की जो वीडियोस हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और इसी वादे विश्वास के साथ कि आपका समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये अगर पता है अच्छे से तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस कोर्स को, जीएस एडवांस कोर्स को बनाया है। यहाँ पर नो टाइम पास, ओनली क्लास। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना वक्त ज़ाया किए। और आज बात करेंगे हम बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य से अगर तुलना करें विजयनगर साम्राज्य की, तो बहमनी से प्रश्न थोड़े से कम आते हैं, विजयनगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी चक्कर से क्या होता है कि स्टूडेंट इसको पढ़ता नहीं है और यहीं से अगर एक दो प्रश्न आ जाता है तो फिर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि सिलेक्शन कैसे हो। तो साथियों कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है और कितना आता है और उसको कैसे रोकना है। ये तीन चीज़ अगर आपने पता कर ली तो आप कोई भी एग्ज़ाम उसको निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में और पहला शासक है इसका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक, यह है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक को मैंने पढ़ाया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अमीर सादाह, जो दक्कन पर अमीर सादाह का मतलब है 100 गांव के अधिकारी, 100 गांव पर एक अधिकारी होता था जिसको अमीर सादाह कहते थे। तो बहुत से अधिकारी आपस में अमीर सादाह मिल गए और उन्होंने दक्कन में विद्रोह कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और एक और था नासरुद्दीन इस्माइल, ये दौलताबाद का सबसे वरिष्ठ अमीर था। इन लोगों ने मिलकर विद्रोह कर दिया और किसको गद्दी दे दी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसमें पूछा जाता है कि एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है, आपको बस उतना ही तैयार करना है और इतना तैयार अगर आपने कर लिया तो कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सन पूछी जाती है, बहमनी कब बना, किसके काल में बना, कि दिल्ली सल्तनत में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अमीर सादाहों के विद्रोह से कौन से राज्य का निर्माण हुआ, बहमनी। इस्माइल नहीं पूछा जाता। एक लाइन से ये तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी निगाह बिल्कुल पैनी रहेगी, आप ये बिल्कुल जानते रहेंगे इस हमारे कोर्स के माध्यम से कि क्या प्रश्न आना है और वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्रश्न इंपॉर्टेंट बनती हैं। फिरोज तुगलक के साथ साथ इसने खलीफा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हालांकि खलीफा द्वारा इसके अधिकार पत्र खिलियत मंसूर भेजा गया, खलीफा ने इसको मान्यता दी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल नाम हसन गंगू। इसे बाद में जफ़र खां की उपाधि मिली और ये शिया था और मुस्लिम में जो शिया होते हैं यह वह था। ये आ चुका है कई बार। फरिश्ता कहता है, फरिश्ता एक इतिहासकार है जो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के काल का है और वह लिखता है कि गंगू नामक ब्राह्मण के यहाँ यह नौकर था, जिस कारण इसे गंगू बहमनी कहा गया। यानी गंगू नामक ब्राह्मण के घर नौकर था तो गंगू ब्राह्मण से बहमनी हो गया, तो गंगू बहमनी भी इसको कहा जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप जानकारी के तौर पे याद रख सकते हैं। उपाधि सिकंदर द्वितीय, काफ़ी आया है। राजधानी इसने गुलबर्गा का नाम, जो गुलबर्गा राजधानी थी उसका नाम चेंज किया, पूछा नहीं जाता। राजधानी गुलबर्गा ही पूछ ली जाती है, नाम इतना चेंज नहीं पूछते हैं। भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने दक्कन में हिंदुओं से जजिया नहीं लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथ ही उस कोर्स में आपको जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पता चलेगा। मेरा जो अनुभव है लगभग 15-17 सालों का इस क्षेत्र में, आपको कोई भी ऐसा प्रश्न, एक सी लाइन नहीं होगी जिसमें ये ना पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। इसके राज्य की दक्षिणी सीमा कृष्णा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है मैं आपको बता दूं। इसका अगर आप विजयनगर से तुलना करेंगे, जैसे ये भारत का दक्कन का हिस्सा है, ऊपर ये महाराष्ट्र का एरिया ये मान लें, तो यहाँ से ये गोदावरी नदी जाती है, गोदावरी, और ये कृष्णा। तो ये ऊपर के हिस्से में जो है ये वाला, ये है बहमनी, और नीचे कर्नाटक वाले इस हिस्से पे कृष्णा के ये दक्षिण वाले हिस्से में यहाँ पे है कौन, विजयनगर। तो बहमनी इधर, विजयनगर, और बीच का जो हिस्सा बचा कर्नाटक का बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र, इसको बोलते हैं रायचूर दोआब। ये बहुत काम आएगा आपको, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब का क्षेत्र कर्नाटक में। तो ये
इसी क्षेत्र के लिए ही बहमनी और विजयनगर में झगड़े हुआ करते थे। वो आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो आप देख लीजिए कि जो बहमनी साम्राज्य की जो सीमा है, दक्षिणी सीमा कृष्णा नदी, इसने क्या बना ली? कृष्णा नदी। यानी कि इसके काल में कृष्णा नदी यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक इसका बहमनी साम्राज्य आ चुका था। यानी रायचूर का क्षेत्र इसके पास ही था। फिर विजयनगर के 6 शासक हुए तो उन्होंने ये क्षेत्र जीत लिया। तो बहमनी की सीमा रह गई गोदावरी नदी, दक्षिणी सीमा। तो फिलहाल इसके राज्य की दक्षिणी सीमा कृष्णा नदी। तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, बहमनी और विजयनगर और गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये जो रायचूर दो आपका क्षेत्र है, ये इनके बीच संघर्ष का सबसे बड़ा कारण था। आगे बढ़ते हैं। इसने 4 तराफ का मतलब प्रांत, यानी कि अपना जो पूरा साम्राज्य था 4 भागों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर, बरार। इतना इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, तो ये आप जरूर कर लें। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे अगले शासक के बारे में, मोहम्मद शाह। इंपॉर्टेंट शासक है। इसने विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के लिए पहली बार बारूद का प्रयोग किया। ये लोग बारूद का प्रयोग करना जानते थे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत आता है। अच्छा प्रशासक था। सैफुद्दीन गौरी की इतनी बात कोई नहीं आती। पेशवा सहित 8 मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद स्थापित की। आगे चलकर आपको पता होगा कि शिवाजी ने भी अपने जो अष्टप्रधान जो समिति थी उसको बनाया, तो उसमें 8 मंत्री थे। तो कह सकते हैं पेशवा 8 मंत्री जैसे संकल्पना बहमनी साम्राज्य के काल से ही फलीभूत हो रही थी, स्टार्ट हो चुकी थी। ये कुछ नहीं आता है इसमें इतना। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए मैंने आपको बताया है, सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। प्रांतपतियों की उपाधि, इसके काल के 4 प्रांत पूछे जाएंगे कि गुलबर्गा, बरार, बीदर, दौलताबाद। तो ये उपाधियाँ इतनी नहीं पूछी जाती हैं, तो आपको 4 शुरुआती प्रांत पता होने चाहिए। खुला आंगन, मिस्र के, कुछ नहीं आता, केवल आप बारूद तैयार कर लो, कुछ मंत्री, ये 2 ही ज़्यादा चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल जानते रहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, वरना मैंने देखा है कि स्टूडेंट किताबें मोटी मोटी और इतना विशाल नोट्स के साथ बैठ जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। जो साथियों सफलता है आपको वो अधिक ज्ञान से नहीं आती, वो एक सटीक और प्रामाणिक जो नोट्स है उसको तैयार कर लीजिए, उसी से आती है, चुनिंदा केवल। तो आगे बढ़ते हैं। अगला शासक मोहम्मद द्वितीय। ईरान के हाफिज को उपहार भेजा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह, अच्छा इंपॉर्टेंट है। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विद्वान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुलबर्गा के बहमनियों का अंतिम शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि अब राजधानी चेंज कर दी जाती है, वो आप देखेंगे कहाँ बनेगी, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए जिसको पता है। आशु कभी बाइबल कुरान का ज्ञान था, ये प्रश्न आ चुका है, तो आपको पता चलेगा इस कोर्स में कि कौन सा प्रश्न आ चुका है, कौन सा नहीं आया एग्जाम्स में। स्वयं कुरान की नकल करके आजीविका चलाता था, इंपॉर्टेंट। तथा इसके हरम की महिलाएं पोषा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद, एक फिरोजाबाद और है जो भीमा नदी जो महाराष्ट्र के आसपास बहती है, तो वहाँ पर इसने फिरोजाबाद नगर बसाया, तो इम्पोर्टेंट है। जंतर मंतर नहीं आता है, इतना मत करिएगा। प्रत्येक पत्नी के साथ उसकी भाषा में बात कर सकता था, यानी कि अच्छी भाषाएं से आती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है। गरीबों और अफाकियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बहमनी साम्राज्य में अब 2 गुट बनने लगे। पहला था गरीब, गरीब का मतलब है उत्तर से दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में ही बहमनी साम्राज्य है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो पहुंचे थे उनको क्या कहा गया, गरीब। और अफाकी कौन थे, अफाकी जो विदेशों से आए थे, यानी कि इधर के क्षेत्रों से, मध्य एशिया के आसपास से जो बाहर से आए थे उनको अफाकी कहा गया। तो उत्तर से दक्षिण में आकर बसने वाले चूंकि वही लोग हैं जो साम्राज्य में अच्छा ध्यान रखना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज़ थे, आगे शासकों से नाराज़ हुए, तो उन्होंने बहमनी साम्राज्य में आना उचित समझा।
और वो वहाँ के लोकल लोग कहे गए। गरीब यानी कि घर के लोकल लोग, उत्तर से बस दक्षिण आए हैं। और अफाकी का मतलब है यानी कि विदेशी, और विदेशी भी इसके काल में बाहर से आने लगे लोग। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आगे चल के गरीब और अफाकियों में संघर्ष होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जो शासक थे बहमनी साम्राज्य के, वो अफाकियों को अधिक महत्व देने लगे, क्योंकि विदेशों से चीज़ें सीखना, जानना, वहाँ की वस्तुओं को यूज करना इनको अच्छा लगने लगा। और जो लोकल के लोग जो दाब धौंस दिखाते थे, अब शासक उनको दूर रखने लगे। तो गरीब और अफाकियों में संघर्ष बहुत जल्दी शुरू इसी मुद्दे से हो जाता है। तो हालांकि अभी तो गरीब और अफाकी ब्राह्मणों को इसने प्रोत्साहन दिया, सभी ठीक ठाक रह रहे हैं। चूँकि शक्तिशाली था ताजुद्दीन फिरोज शाह, तो इसके काल में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को सोनार की बेटी के युद्ध, जो लड़की का नाम परथल था, उसमें हराया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक जो मैंने आपको बताया था, जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है, यानी कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है, रायचूर दोआब, यहाँ पर एक मुदगल का किला है। वहाँ उसको लेकर भी काफ़ी संघर्ष रहते थे। और वहीं आसपास एक परथल नाम की लड़की रहती थी, जिसके पिता सुनार थे। और इस लड़की की वजह से कहिए, या जो मुदगल का किला है उसकी वजह से कहिए, युद्ध होने लगे। और जो फेम मिला, जो फेमस हुआ, वो ये युद्ध रहा सुनार की बेटी का युद्ध। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस क्षेत्र को कहें, मुदगल के किले को कहें, रायचूर दोआब को कहें, या परथल लड़की को कहें, इनकी वजह से युद्ध हुए ताजुद्दीन फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच में। और शुरुआत में पहले युद्ध में फिरोज शाह जीतता है, लेकिन बाद में देवराय प्रथम ने इसे हराया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट मान लीजिए इसको, आपको रटा होना चाहिए ये। ठीक, इसके बाद यह गुलबर्गा के चिश्ती सूफी गेसूदराज का सम्मान करता था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि बाद में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ उसमें गेसूदराज ने इसके खिलाफ जाके समर्थन दिया, तो फिरोज शाह फिर से नाराज भी रहने लगे। तो सम्मान का वाला जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछा जाता है, और जो नाराज़गी है वो इसके शासनकाल के अंतिम समय की है। तो आपको पता होना चाहिए गेसूदराज वाली भी बात। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।